नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, पेशे से न्यूरो फिजिशियन। मैं यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज यहाँ मैं आपको मिर्गी से रिलेटेड अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। बेसिकली मिर्गी, जिसे अंग्रेजी में एपिलेप्सी बोलते हैं, ये बहुत ही पुरानी बीमारी है। हमारे ग्रंथों में इसका व्याख्यान है, लेकिन क्या है, आजकल कुछ मिर्गी को कुछ लोग अलग अलग भाषा से व्याख्यान करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जादू टोना हो गया है, कुछ लोग बोलते हैं कि मरीज के ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको अजीब अजीब तरह के दौरे आ रहे हैं, और कुछ यहाँ तक बोलते हैं कि ये मरीज जानबूझ के अपनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है और अपनी जो बीमारी को छिपाने के लिए ड्रामा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज यहाँ मैं बैठा हूँ ये बताने के लिए कि मिर्गी क्या है, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रकार है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मिर्गी पड़े तो क्या करना चाहिए, मिर्गी पड़े तो क्या नहीं करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं मिर्गी के प्रकार के। बेसिकली मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, ये कई तरह की होती है। ये फोकल भी हो सकती है। फोकल का मतलब किसी एक हिस्से में शरीर का मिर्गी का अटैक आना, या फिर जनरलाइज हो सकती है। जनरलाइज का मतलब शरीर के दोनों हिस्सों में अचानक मिर्गी का अटैक पड़ना। अगर हम फोकल एपिलेप्सी, जैसे फोकल मिर्गी के बारे में बात करें, तो यह भी दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल एपिलेप्सी, सिंपल फोकल सीजर, मतलब कि शरीर का कोई हिस्सा, यानी कि पलकें, गाल, चेहरे का कोई हिस्सा, या हाथ या उंगली या पैर का कोई हिस्सा फड़फड़ाएगा। मरीज को दिखेगा कि हिस्सा फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसका ज्ञान भंग नहीं होगा, वो पूरा होश में रहेगा और यहाँ तक कि वो इस हिस्से को पकड़ भी सकता है, लेकिन पकड़ने पर वो हिस्सा बंद नहीं होगा, फड़फड़ाता रहेगा। दूसरा फोकल सीजर होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ये बहुत ही अजीब स्थिति होती है। इसमें क्या करता है मरीज, अचानक उसको अजीब अजीब तरह की व्यवहार में चेंज आएंगे। वो इधर उधर की बातें करने लगेगा, वो होठों को भींचने लगेगा ऐसे करके, या फिर वो अपनी आंखों को इधर उधर करने लगेगा, या फिर उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। बोलेगा कि मेरे पेट में तितलियाँ जा रहा है, उड़ रही हैं। बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है, या बोलेगा कि कोई मुझे बाहर से चिल्ला रहा है। और उसके बाद अचानक ही किसी हिस्से में अकड़न आएगी और उसके बाद बेहोश हो जाएगा। दूसरी मिर्गी होती है जनरलाइज मिर्गी, मतलब शरीर के दोनों हिस्से में मिर्गी का अटैक आना। इसमें क्या होता है, शरीर का एक हिस्सा, उसके बाद दूसरा हिस्सा अकड़ जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टॉनिक फेस। क्या होता है, मरीज के दोनों हाथ, दोनों पैर एकदम टाइट हो जाते हैं और आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, और कभी कभी जीभ बाहर निकल जाती है, और कभी कभी दांतें भिड़ जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है, उन दांतों के बीच में जीभ कट भी जाती है, इसीलिए मरीज के खून आने लगता है मुँह से। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद मरीज का मिर्गी का दौरा शांत होता है, उसका शरीर झकझोरने लगता है, उसका शरीर में अचानक कन्वर्जन फेस आने लगती है, जिसे हम क्लोनिक फेस कहते हैं। इसमें मरीज का इस शरीर का कोई हिस्सा या पूरा हिस्सा पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, और ये कुछ समय तक चलता रहता है। इस फेस में क्या होता है, कभी कभी मरीज को मूत्र निकल जाता है, कभी कभी क्या होता है, उसका मुँह से झाग आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मरीज बेहोशी की नींद में चला जाता है। इसमें क्या होता है, मरीज 10 मिनट, 20 मिनट, यहाँ तक कि आधे घंटे तक बेहोश रहता है। फिर उसके बाद जब मरीज उठता है तो बताता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे उदासी सी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़े नींद से उठा हूँ। ये हुआ जनरल एपिलेप्सी, जिसे कहते हैं GTCS। एक एपिलेप्सी होती है जिसे बोलते हैं हम अब्सेंस एपिलेप्सी। अब्सेंस एपिलेप्सी जनरली बच्चों में या छोटे उम्र के बच्चे जिनकी उम्र 5 से 10 साल तक होती है, उनमें होता है। उसमें क्या होता है, अचानक बच्चा आंखों को फड़फड़ाने लगता है, उसका ध्यान कुछ समय के लिए भंग हो जाता है, और उसके बाद वो अपना नॉर्मली काम करने लगता है। ये वाली जो अब्सेंस एपिलेप्सी होती है, इसका अटैक मुख्यतः जब पड़ता है जब वो धीरे अधिक चिंता करे, या गहरी गहरी सांस ले, या अचानक ही कोई स्ट्रेस का सामना करना पड़े, तो बच्चा ये इस तरह का अटैक शो करता है। तो इसे बोलते हैं एपिलेप्सी, यानी कि अब्सेंस एपिलेप्सी। अब मैं आपको बताता हूँ मिर्गी के कारण। मिर्गी के मुख्यतः 2 तरह कारण होते हैं। एक प्राइमरी, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक या अनुवंशिक कारण। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जो बाहर से कारण
हुआ हो और उसकी वजह से दौरा पड़ना स्टार्ट हो गया हो। मुख्यतः सेकेंडरी यानी कि बाहर वाले कारण ही मिर्गी के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। इसमें सबसे मुख्य कॉमन आता है हेड इंजरी। हेड इंजरी मतलब आजकल के शहरी भाग दौड़ की ज़िंदगी में यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाए, उसके सिर में चोट लग जाए, तो क्या होता है, सिर का किसी हिस्से में स्कार बन जाता है। स्कार बनने के बाद क्या करता है, जो नॉर्मल ब्रेन का हिस्सा होता है उसको इरिटेट करने रहता है और उसकी वजह से मिर्गी के अटैक आते रहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर स्थिति है। और दूसरा कारण होता है एनसीसी। एनसीसी मतलब होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। लोग सामान्यतः जानते हैं कि बाहर का खाना खाने से क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो हमारे पेट यानी कि स्टोमक में चला जाता है और वहाँ से क्या होता है, उसका अंडा जो होता है वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है और वहाँ पर छोटी छोटी जो ब्लड की जो नली होती है उसमें जाके जम जाता है और वहाँ पे वो जम के ब्रेन के किसी हिस्से को इरिटेट करने लगता है। उसकी वजह से दौरे आने लगते हैं। इसे कहते हैं एनसीसी मतलब न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तीसरा कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस। आपको सबको पता है इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस जनरली फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस जब बहुत बढ़ जाती है तो वो दिमाग तक पहुंच जाती है और दिमाग में एनसीसी की तरह एक गांठ के रूप में एक किसी हिस्से में इकट्ठा हो जाती है और फिर वो नॉर्मल जो ब्रेन का हिस्सा है उसे इरिटेट करती है और उसकी वजह से फिर दौरे आने लगते हैं। इनके अलावा शरीर में किसी विशेष प्रकार की पदार्थ की अत्यधिक होने से या फिर किसी विशेष विटामिन जैसे कि तुम्हारा विटामिन डी की कमी की वजह से भी दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन की अधिक मात्रा होने से या किसी प्रकार के टॉक्सिन जैसे कि शराब का अत्यधिक सेवन करने से या फिर शराब अचानक छोड़ देने से भी मिर्गी के दौरे पड़ने के चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो उस समय बच्चे के पैदा होने के समय डिलीवरी में प्रॉब्लम होने से या फिर डिलीवरी के जैसे बच्चा पैदा होता है उसको एक ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन का कोई हिस्सा कम काम करने लगता है या मर जाता है। उसकी वजह से बच्चे का विकास नहीं हो पाता और दौरे आने लगते हैं। इसे हम बोलते हैं सीपी यानी कि सेरेब्रल पैल्सी। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं। अगर हम अनुवांशिक कारणों के बारे में जिक्र करें तो ये जेनेटिक होता है, फैमिली में हो सकता है। कॉमनतः जब बच्चा पेट में होता है तो किसी प्रकार का ड्रग एक्सपोजर या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन अगर माता को मिल गया हो या जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय किसी विशेष प्रकार की ड्रग का ओवरडोज या कम डोज यदि माता को लगा हो तो उसकी वजह से बच्चे को जब पैदा होता है तो उसमें दौरे पड़ने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कॉमनतः बीमारी जैसे शुगर या फिर शरीर में नमक का ज़्यादा होना या कम होना, कैल्शियम की कमी होना, पोटेशियम की कमी होना, नमक का कम होना की वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी पड़ रही है तो सबसे मुख्य बात होती है कि मिर्गी के कारण क्या है, उसको खोजा जाए। क्योंकि अनुवांशिक जो मिर्गियाँ होती हैं उनका इलाज बहुत ही कठिन है, लेकिन जो सेकेंडरी मिर्गियाँ होती हैं जो किसी कारण की वजह से होती हैं, यदि उनका कारण पता पड़ जाए और उसका उचित समय पे इलाज हो जाए तो मिर्गी को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कारण का खोज करना। तो इसके लिए कुछ खून की जांचें होती हैं जिसमें हम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लैक्टेट, शुगर लेवल या फिर किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ के खोज करते हैं। यदि ये सब नॉर्मल आता है तो हम इमेजिंग कराते हैं। इमेजिंग में एमआरआई करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, आजकल पैट सीटी स्कैन कराते हैं। वो डिपेंड करता है मरीज की कैसी स्थिति हो। सामान्यतः एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई बहुत ही सेफ होता है। ये
प्रेग्नेंट लेडी में भी कराया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं होता है और इसमें छोटी छोटी जांचें, छोटी छोटी प्रॉब्लम आराम से पकड़ में आ जाती हैं। अगर MRI पॉसिबल नहीं है तो CT स्कैन करा जा सकता है। CT स्कैन का ये फ़ायदा होता है कि आसानी से करा जा सकता है और समय बहुत कम लगता है। 1 या 2 मिनट में CT स्कैन ब्रेन का हो जाता है। लेकिन MRI में थोड़ा समय लगता है, कम से 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसके लिए मरीज़ को शांत रहना पड़ता है, वो कूल होना चाहिए, उसको पूरा होश होना चाहिए कि MRI हो रहा है, उसका हाथ पैर नहीं हिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो CT स्कैन हम इमरजेंसी कंडीशन में करा सकते हैं। CT स्कैन से हमको मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि कोई बड़ा सा कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, किसी प्रकार का ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। अगर CT स्कैन नॉर्मल आता है, MRI भी नॉर्मल आता है, तो हम PET CT स्कैन करा सकते हैं। PET CT स्कैन से ये पता चलता है कि ब्रेन के दोनों हिस्सों में ऑक्सीजन ठीक जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। अगर ये भी ठीक आता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को आनुवंशिक एपिलेप्सी हो सकती है। और दूसरी जांचें होती हैं EEG। EEG एक रूटीन EEG होती है, एक वीडियो EEG होती है। रूटीन EEG में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसमें मरीज़ के सिर पे हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और 15 से 20 मिनट में उसको बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, और कुछ उसको बोलते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आप गहरी गहरी सांस लीजिए, या फिर उसकी आंखों पे लाइट डाल के देखते हैं कि कुछ एपिलेप्सी होती है जो लाइट से बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर लाइट पड़ने से उनका अटैक आ जाता है, वो जो अटैक आता है हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। कुछ एपिलेप्सी क्या होती है, वो गहरी गहरी सांस लेने, जिसे हाइपर वेंटिलेशन प्रोसीजर बोलते हैं, उससे प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो मुख्यतः हमारा मकसद यही होता है कि किसी प्रकार से कारण पता पड़ जाए, और जब कारण पता पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली इलाज करना बहुत आसान होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन हो गया, EEG हो गया, ब्रेन की इमेजिंग हो गया। उसके बाद हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि मरीज को एपिलेप्सी प्राइमरी है या सेकेंडरी है। मिर्गी का दौरा आराम से ठीक हो सकता है या फिर उसको हमें और वर्कअप करना पड़ेगा। यदि हम मरीज़ के इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मिर्गी का कारण क्या है वो पता करना होता है, जो कि हम अपनी जो जांचों से आइडिया लग जाता है कि इस मरीज़ को क्या कारण है। और यदि उस कारण का हम इलाज कर लें तो मरीज़ का जो एपिलेप्सी है वो पूर्णतः ठीक हो सकती है। जैसे कि नमक की कमी होने से, या फिर ब्लड में किसी पदार्थ की अधिकता से, या अत्यधिक किसी शराब के सेवन से, या शराब को तुरंत बंद करने से। तो यदि मरीज़ को हम ये सब काउंसलिंग कर दें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें तो वो ठीक हो सकता है। मरीज़ की जांच के बाद अब आता है इलाज। इलाज में क्या होता है, मरीज़ को हम 2 तरीके से इलाज करते हैं। एक तो जब मरीज़ को अटैक आए, दूसरा जब मरीज़ का अटैक ना आ रहा हो उसका संभवतः पूर्णतः इलाज। अटैक का मतलब यदि मरीज़ के किसी एक हिस्से में या पूरे शरीर में अकड़ा ना जाए तो उसे बोलते हैं कि मरीज़ को अटैक आया है। इसमें क्या करना होता है, देखते हैं मरीज़ को कितनी देर तक अटैक आ रहा है। यदि 2 मिनट तक अटैक आता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर 2 से 5 मिनट तक चलता है या फिर मरीज को बार बार अटैक आ रहा है और इस बीच उसको होश नहीं आता है तो बोलते हैं कि मरीज को स्टेटस एपिलेप्टिकस है और ये एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है। इस कंडीशन में मरीज को तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाना पड़ता है, उसको ICU भर्ती करना पड़ता है और कुछ IV ड्रग्स जैसे कि फेनिटोन, वालप्रिक या फिर लेवेटिराम देके उसका इलाज करा जाता है। यदि कभी कभी इन दवाओं से वो ठीक नहीं होता है तो मरीज को वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है और कुछ समय बाद मरीज का ये अटैक जब ठीक हो जाता है तो फिर उसके बाद हम मुख्य इलाज करते हैं। मुख्य इलाज जनरली मरीज को हम या तो गोली दे के कर सकते हैं या फिर सर्जरी कर सकते हैं। जनरली 70% केसेस में क्या होता है, गोलियों से ही मरीज का जो एपिलेप्सी जो है पूर्णतः कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन 30% केसेस में गोलियां काम नहीं करती हैं। उस केसेस में हम बोलते हैं कि मरीज को रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी मतलब होता है कि यदि कि मरीज 2 तरह की गोलियां कुछ लंबे समय तक यानी कि 2 साल तक ले रहा है और उसके बाद भी उसकी एपिलेप्सी ठीक नहीं हो रही है तो बोलते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी है। इस केस में हम सर्जिकल हैंड का यूज करते हैं। सर्जिकल हैंड मीन या तो हम उसको कोई ऑपरेशन करेंगे
या फिर उसको वेगल नर्व स्टिमुलेशन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करेंगे या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के द्वारा उसका हम इलाज करेंगे। तो सर्जिकल में क्या होता है, जनरली मरीज के जांचों के बाद ये पता पड़ जाता है कि उसका कौन सा हिस्सा प्रभावित है, कौन सा हिस्सा डैमेज है या कौन सा हिस्सा यूजलेस है जो कि एपिलेप्सी के लिए जिम्मेदार है। उसको हम सर्जरी के द्वारा अलग अलग विधि के द्वारा उसको निकाल देते हैं। यदि सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, वेगल नर्व स्टिमुलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, गर्दन के अंदर एक हम जो वेगस नर्व होती है उसको स्टिमुलेशन के द्वारा जो एपिलेप्सी वाला जो फोकस होता है उसको सप्रेस कर देते हैं। इसे कहते हैं वेगल नर्व स्टिमुलेशन। यदि इससे भी काम नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर जो एक ब्रेन चिप लगा देते हैं और उसको कंप्यूटर के द्वारा उसमें प्रोग्राम फिट कर देते हैं। तो जैसे ही कोई अटैक पड़ता है वो चिप एक्टिवेट हो जाती है और उस फोकस को सप्रेस कर देती है। इसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी बोल सकते हैं। ये तो हुआ ब्रीफ में कि मरीज का कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होना है, कैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट होना है। सामान्यतः क्या होता है, हमको ये नहीं पता होता कि यदि मरीज को अटैक पड़े तो क्या करें और क्या ना करें। जनरली क्या होना चाहिए, यदि किसी मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो सबसे पहले मरीज को एक सेफ प्लेस यानी कि उसको आग से, पानी से, झरने से, ऊंचाई से, सड़क से हटा के एक शांत और सेफ प्लेस पे लेटा देना चाहिए। उसका मुंह नीचे कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसके मुंह में जो तरल पदार्थ है, खाने पीने की चीज़ें, वो बाहर निकल जाएगी। इससे चोकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि मरीज ने कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसको ढीला कर देना चाहिए, मरीज को आराम से छोड़ देना चाहिए। यदि मरीज का कोई हिस्सा बहुत सख्त हो तो उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। शरीर का पूरा हिस्सा टाइट रहता है, अगर हम उसे खोलेंगे तो वो बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। मरीज के आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए, मरीज को पूरा समय देना चाहिए उसको रिलैक्स होने में। उसके सर के नीचे कुछ सॉफ्ट कपड़ा जैसे कि तकिया या फिर शर्ट लगा देना चाहिए और कुछ समय के लिए उसको रिलैक्स कर देना चाहिए। इस समय में उसके मुंह में कोई ज़बरदस्ती पानी नहीं देना चाहिए, उसको कुछ खाने पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके मुंह में चम्मच नहीं देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों में कीला दे देते हैं, लोहे की चीज़ दे देते हैं। लोगों का मानना आता है कि दौरे के अटैक में यदि लोहे की चीज़ दे देंगे तो वो कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है। कभी कभी क्या होता है, जब मरीज को अटैक आता है तो भूल जाता है कि कौन से हिस्से को चलाना है, कौन से हिस्से को नहीं चलाना है, और वो क्या करता है, चाकू या कीले को अपने शरीर पे ही वार करने लगता है। तो इससे उसके शरीर का कोई हिस्सा यानी कि आँख तक भी डैमेज हो जाती है। तो ये ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मरीज को जब पूरी तरह अटैक ठीक हो जाए उसको नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए कि किस प्रकार का दौरा था, कितने समय से आ रहा है, कौन सी दवा चल रही है, पूरे डिटेल में बताना चाहिए, जिससे डॉक्टर ये डिसाइड कर ले कि इसको फोकल सीजर है या जनरल सीजर है, क्योंकि अलग अलग सीजर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हो सके कोई कारण हो तो डॉक्टर को बताने को नहीं चाहिए कि इसको कभी चोट तो नहीं लगी हुई है, किसी प्रकार का हेड इंजरी तो नहीं हुई है, किसी घर में टीबी तो नहीं है, किसी को अभी रिसेंटली इनको कोई बुखार तो नहीं आ रहा है, इस बच्चे को अभी बुखार तो नहीं आया था बहुत तेज, या पहले कभी बुखार के समय पे इसको फिट्स तो नहीं आता है, या कोई ये अल्कोहल तो नहीं लेता है, किसी प्रकार का इंजेक्टेबल यूज तो नहीं करता है। क्योंकि यदि बताने से डॉक्टर को इन्फॉर्म मिल जाए तो वो उस चीज़ का इलाज कर सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये अपने ये जो एक्सपीरियंस शेयर करा है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सबको आगे अपने यूज करें। तो अंतिम में मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ब्रीफ में मैंने एपिलेप्सी को बहुत ही ब्रीफ में और सटीक बताने की कोशिश करी है, क्योंकि एपिलेप्सी को इस संक्षिप्त समय में बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये ध्यान से सुने और ये अपने दैनिक यूज में प्रयोग करें। यदि किसी मरीज को एपिलेप्सी हो रही हो तो उस बात को छिपाएं ना, डॉक्टर को बताएं, जिससे उस मरीज का इलाज हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैं अपना आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। नमस्कार।